हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इलाही केमिस्ट्री क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम फिर एक नए वीडियो के साथ आए हैं और आज की जो वीडियो है बच्चों, आज 31 जनवरी जो जेईई मेन का शिफ्ट 1 था उसके कुछ क्वेश्चन है मेरे पास। कुछ क्वेश्चन आए हैं, बच्चों ने भेजे हैं, ठीक है, उनका मुझे सॉल्यूशन करना है। आज मैं केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन आए थे सॉल्यूशन करेंगे, क्या कैसे क्वेश्चन आए, क्या अप्रोच है और क्या क्या इसके सही आंसर होंगे। तो जेईई मेन का जो क्वेश्चन है, मतलब जो 31 जनवरी शिफ्ट 1 हुआ था, इसमें बहुत ईजी केमिस्ट्री आई है, ठीक है, हम कह सकते हैं 12th लेवल की केमिस्ट्री है। और जो पहला क्वेश्चन है, अगर वो हम देखें केमिकल इक्विलिब्रियम से है, ये बिल्कुल रद्दी क्वेश्चन सा दिया है, बिल्कुल वास्तव में हम कह सकते हैं ऐसे क्वेश्चन तो हम 11th के बच्चों से भी नहीं पूछते हैं, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन दिया फ्री का, हम कह सकते हैं जेईई मेन फ्री के नंबर उठा रही है, ठीक है। क्वेश्चन था, व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ केसी फॉलोइंग द रिएक्शन। कुछ रिएक्शन थी Fe3 प्लस ऑफ SCN माइनस रिवर्सिबल, ठीक है, FeSCN का होल 2+। ये रिएक्शन है बच्चों, और इस रिएक्शन के लिए हमें केसी का एक्सप्रेशन लिखना है। और केसी का एक्सप्रेशन क्या होता है, सबको पता है। केसी इक्वल टू होता है एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट का एक्टिव मास होगा, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट का मतलब SCN होल 2+ अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट का एक्टिव मास क्या होगा बच्चों, Fe3+ और SCN माइनस। इस टाइप का कोई भी एग्जाम्पल होगा वो आपका सही था, मतलब इस टाइप का कोई भी आंसर था वो सही था, ठीक है। यहाँ पर जो ऑप्शन है, ठीक है, वो ऑप्शन है आपको, ठीक है, ऑप्शन नहीं है, क्वेश्चन ही भेजा है कि बता रहा था बच्चा कि इस टाइप का सर क्वेश्चन था। तो अगर उसको दिखाई याद हो तो उसे पता चल जाएगा, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास रिएक्टेंट लगाना था। सिंपल से फ्री के 4 नंबर दे रहा है, ठीक है, जेईई में, तो बस आपको लूटने थे। ये था इसका आंसर, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो था इजी था, ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम से था। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, फॉर द 2 डिफरेंट आइसोबार बीटी कर्व। ये बढ़िया क्वेश्चन है, कह सकते हैं मॉडरेट कह सकते हैं, ज्यादा टफ भी नहीं है, ठीक है। तो ये बीटी कर्व आपको दे रखे हैं कुछ इस तरीके से, यहाँ पर दे रखा है P1 और यहाँ पर दे रखा है P2। ये आपका है टेम्परेचर, और टेम्परेचर जो दे रखा है वो केल्विन में दे रखा है। ये है वॉल्यूम, और वॉल्यूम जो आपको दे रखा है वो लीटर में दे रखा है। दिस वन बीटी कर्व है, ठीक है। बीटी कर्व कह रहा है, फॉर द 2 डिफरेंस आइसोबारिक बीटी कर्व आर द गिवन, फाइंड द रिलेशन बिटवीन P1 और P2। P1 और P2 में क्या रिलेशन होगा। ऑप्शन है कि P1 इज ग्रेटर देन ऑफ P2, ऑप्शन सेकंड है कि P2 इज ग्रेटर देन ऑफ P1, ऑप्शन सी है P1 इक्वल टू P2, और ऑप्शन सी जो है डी है हमारे पास P1 नोटा, नन ऑफ दिस नोटा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। अगर हम बात करें इस टाइप के क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन में से लगाया जाएगा मॉडरेट कंडीशन में। तो ये थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, आपने पढ़ा है ये पीवी बराबर होता है nRT, ठीक है। अगर हम देखें तो किस टाइप से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, और ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं P बराबर NR अपॉन P इंटू T, ठीक है। अगर हम इसकी देखें तो ये बाई एक्सिस है, तो बाई बराबर mx प्लस c से अगर हम इसका ग्राफ का, ठीक है, कंपैरिजन करते हैं, ये इक्वेशन 1 बना लेते हैं, ये इक्वेशन 2 बना देते हैं, और कंपैरिजन करते हो तो जो स्लोप आएगी बच्चों, स्लोप आएगी NR अपॉन P। अगर हम यहाँ पर देखें, अगर प्रेशर बढ़ेगा तो स्लोप क्या हो रही है बच्चों, स्लोप जो ग्राफ की है वो डिक्रीज होगी, ठीक है। ये हमारे पास एक छोटा सा रिलेशन निकाल के देख लिया कि जिसकी स्लोप होगी कम उसका प्रेशर क्या होगा, ज्यादा, और जिसकी स्लोप होगी ज्यादा उसका प्रेशर क्या होगा, कम। अगर हम बात करें तो एक स्लोप तो ये है θ1 और एक स्लोप ये है θ2। अगर हम देखें तो किसकी स्लोप ज्यादा है, ठीक है, स्लोप जो है वो θ2 की ज्यादा है, ठीक है, या हम बात करें इसी कंडीशन में, ठीक है, θ2 इज ग्रेटर देन ऑफ θ1, ठीक है, यानी कि जो स्लोप है P1 की कम है P2 की ज्यादा है। अगर P1 की स्लोप कम है तो जाहिर सी बात है P1 की वैल्यू, अगर आप यहाँ से भी ऐसे करें तो देखो इस तरीके से आप कर सकते हैं P अपॉन NR अपॉन M। अगर स्लोप बढ़ेगी तो प्रेशर क्या होगा, कम। तो सबसे कम स्लोप किसकी है बच्चों, P1 जो
पहला ग्राफ है उसकी स्लोप कम है, दूसरा ग्राफ है उसकी स्लोप ज़्यादा है, इसका मतलब हम सिंपली कह सकते हैं अगर स्लोप ज़्यादा है तो हम कह सकते हैं P1 इज ग्रेटर देन ऑफ P2। अच्छा क्वेश्चन था, मॉडरेट क्वेश्चन था, ये हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स का पक्का बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, कह सकते हैं बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। बच्चों बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन कह सकते हैं मर्ज है ये। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स और केमिकल इक्विलिब्रियम का मर्ज है, और इस टाइप के क्वेश्चन मैंने क्लास में काफी कराए बच्चों को। ठीक है, जब पढ़ाया था 11 तो बताया था मैंने इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कह रहा फॉर द रिएक्शन ऑफ 3O2 रिवर्सिबल 2O3, ये दोनों ही गैसेस हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट। डेल्टा जी नॉट की वैल्यू हमसे पूछिए। टी बराबर दे रखा है 298 केल्विन। ठीक है, आगे उसने बोला है आर जो है वो हमें दे रखा है, आर की वैल्यू दे रखी है 8.314 जूल पर मोल केल्विन। केपी हमें दे रखा है बच्चों, केपी जो दे रखा है वो है 2 × 10⁻⁻30 इसी वैल्यू दी है, और हमसे डेल्टा जी नॉट पूछ रखा है। बच्चों आपको मैंने जब भी बताया था एक कंडीशन बताई थी, रिलेशन बताया था बिटवीन द डेल्टा जी एंड डेल्टा जी नॉट, तो हमने एक रिलेशन पढ़ा था डेल्टा जी इक्वल टू होता है डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। ये आती है हमारे पास इक्वेशन 1। यहाँ पर जो Q है वो रिएक्शन कोएफिशिएंट होता है। अगर हम बात करें एट इक्विलिब्रियम पे डेल्टा G जो है बच्चों 0 हो जाता है, और Q जो है वो Kc के बराबर हो जाएगा, मगर हमें Kc तो दे नहीं रखा है, क्या दे रखा है Kp, तो Q Kp के बराबर हो जाएगा। ये आगे हमारे पास इक्वेशन 2 की वैल्यू जैसे ही आप पुट करोगे बच्चों तो ये आएगी डेल्टा जी नॉट इक्वल टू आर टी एल एन Kp। अगर मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करूं तो ये वैल्यू आएगी डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के पी। अब यहाँ पर एल एन में है तो हम log 10 में चेंज कर लेते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी डेल्टा जी नॉट इक्वल टू -2.303 आर टी log 10 बेस के सी के पी। सॉरी, अब सारी वैल्यू आपको पता है दो। ठीक है, रख दो यहाँ पर -2.303, आर की वैल्यू है 8.314। ठीक है, जूल 298, Kp की वैल्यू है log 10 2 × 10⁻⁻30 2 × 10⁻⁻30। अब इसमें m क्रॉस n वाला फॉर्मूला लगा दो, ये हो जाएगा -2.303 × 8.314 × 298, और ये हो जाएगा log 10 बेस 2 प्लस log 10 बेस 10⁻⁻30। इसको बच्चों आप सॉल्व करोगे तो ये जो वैल्यू है वो किसी इस तरीके से आएगी 2.303 × 8.314 × 298, और ये बन जाएगा log 2 यानी 0.3010, और ये बन जाएगा -30, माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो जो वैल्यू आएगी बच्चों वो आप में प्लस में आएगी, और इतनी तो कैलकुलेशन आप कर ही सकते हो। मेथड मैंने आपको बता दिया, बाकी कैलकुलेशन आप कर लेना आसानी से। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, जो कि इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ नहीं था। ठीक है, अब के जो लेवल आ रहा है जेई का अच्छा लेवल है, एनसीईआरटी बेस्ड ही पूछ रहे हैं, ज़्यादा इधर उधर से क्वेश्चन पूछ नहीं रहे। ठीक है, बढ़िया है। ठीक है, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर एटॉमिक स्ट्रक्चर से। कह रहा है वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन ऑफ लाइमन सीरीज इज लैम्डा। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है उसकी लाइमन की जो वेवलेंथ है उसकी लैम्डा है। देन द व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ सेकंड ट्रांजिशन ऑफ बामर। अगर हम बात करें, ठीक है, लाइमन बामर पास्चन ये आपने पढ़ा है, n बराबर 1 होता है, n बराबर 2 होता है, n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5 एंड डेल्टास। ठीक है, अगर हम लाइमन की बात करें तो n1 बराबर तो 1 रहता है। बात आती है कौन सी वेव पूछी है इन्हें, कह रहा है वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन। फर्स्ट ट्रांजिशन कहां से होगा? ठीक है, अगर फर्स्ट ट्रांजिशन की अगर हम बात करें तो n2 से n1 आना पड़ेगा, तो जो n2 है बच्चों उसकी वैल्यू हो जाएगी 2, और इसकी जो वेवलेंथ दे रखी है बच्चों वो दे रखी है लैम्डा। अगर हम लैम्डा वाला फॉर्मूला लगाएं, लैम्डा इक्वल टू होता है RZ² 1/n1 का होल स्क्वायर माइनस 1/n2 का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा अरेंज कर दें, 1/λ बराबर होता है, सॉरी, ठीक है, 1/λ इक्वल टू ये होगा RZ², 1/n1 की वैल्यू 1/4। इसको थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं,
जैसे ही आप अरेंज करोगे बच्चों तो यहाँ पर आएगा 1/λ इक्वल टू आर जेड स्क्वायर क्या होगा, 4 उधर जाएंगे 3/4 आएगा। और इसको थोड़ा सा और अरेंज कर लो, 1/λ इक्वल टू 3r/z²/4। इसको डाल दो बच्चों 1। अब ये कह रहा है कि बामर रेडी का जो वेवलेंथ है, कौन सा वेवलेंथ, देन व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द सेकंड सीरीज। अब बामर की जो n1 वैल्यू होती है बच्चों, n1 बामर के लिए 2 होती है, और सेकंड पूछ रहा है, फर्स्ट तो यहां से आएगी और सेकंड कहां से आएगी, 4 से आएगी। तो n2 बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका वेवलेंथ निकाल देते हैं, 1/λ निकाल दो। 1/λ इक्वल टू क्या होगा, आर जेड स्क्वायर अपॉन 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। इस तरीके से आप कर सकते हो। n1 हो जाएगा 2 और n2 हो जाएगा 4। 1/λ इक्वल टू हो जाएगा आर जेड स्क्वायर 1/4 माइनस 1/60। इसको जरा सॉल्व करो तो ये आएगा 1/λ बराबर आर जेड स्क्वायर, ठीक है, 16 आ जाएगा आपका एलसीएम, 4 चौक 16 और 4 1 आ जाएगा। और ये आ जाएगा बच्चों 1/λ इक्वल टू आर जेड स्क्वायर अपॉन 3/16। इसको थोड़ा सा अरेंज करो, 1/λ इक्वल टू 3r/z² ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करो, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। जैसे आप डिवाइड करोगे 1/λ अपॉन 1/λ इक्वल टू 1/λ का मतलब 3r/z²/4 अपॉन 3r/z²/16। 3r/z² से 3z² और ये 4 टाइम जाएगा, 4 जाएगा ऊपर तो ये बन जाएगा। ठीक है, और इसको हम कह सकते हैं λ' अपॉन λ इक्वल टू 4, यानी λ' इक्वल टू होगा 4λ। तो ये जो था बच्चों, थोड़ा सा हम कह सकते हैं, फिजिक्स में भी आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाया जाता है, केमिस्ट्री में भी एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाया जाता है। तो केमिस्ट्री से करते या फिजिक्स से करते आंसर तो हो ही जाना था। तो λ' इक्वल टू हो जाता 4λ। और ये जो था ऑप्शन जो आपका सही ये ऑप्शन था अगर पेपर में, तो ये आपका राइट आंसर था, λ' इक्वल टू 4λ। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था, कह सकते हैं ये भी इजी कैटेगरी का था, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, इजी ही था। ठीक है, और ये क्वेश्चन था आपका फिजिकल केमिस्ट्री 11 के पार्ट से, एटॉमिक स्ट्रक्चर से। ठीक है, इसलिए बच्चों को बोला जाता है, देखो 11 से अभी मैंने जो कराए 3-4 क्वेश्चन 11 से आ गए, और बच्चे जो 11th को है मजे में लेते हैं। ठीक है, बच्चे सोचते हैं फर्स्ट ईयर इज द सर रेस्ट ईयर, तो रेस्ट ईयर नहीं है। अगर आप नीट और जेई के एस्पिरेंट हो तो आपके लिए भैया फर्स्ट ईयर बहुत अच्छी होने वाली है, आराम से प्रिपरेशन करो, उसके आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ द पीटी दिस। ये बढ़िया क्वेश्चन है और ये मैंने आपको क्लास में कराया था और इसको हाईलाइटेड भी कराया, लिख दिया था 2024 डाल दो, बढ़िया क्वेश्चन है, 2024 बोला था मैंने। क्वेश्चन है पीटी EN होल ट्वाइस Cl2 2+, Cl2 2+, कह रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स बताने हैं बच्चों। दो स्टीरियो आइसोमर्स कौन होते हैं, या तो ऑप्टिकल और जियो, दोनों ही बताने पड़ेंगे स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर्स हमें यहाँ पर बताने। ठीक है, कितने ऑप्टिकल हो सकते हैं, सिस और ट्रांस या डेक्स्ट्रो एंड लिवो टाइप के। तो स्टीरियो आइसोमर्स बनाने हैं तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम इसका बना देते हैं दोनों ही फॉर्म। तो दो पीटी ये 6 लिगेंड है, कुछ इस तरीके से आप इनको अरेंज कर सकते हो। पहली बार जो EN है बच्चों, ये बाइडेंटल लिगेंड है और सिमेट्रिकल है, तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं EN और दिस, और यहाँ पर Cl लिख दें और यहाँ पर Cl लिख दें और इनको आपस में दें मिला। और जैसे आप इसको मिलाओगे बच्चों तो इसका जो स्टीरियो आइसोमर्स बनेगा वो एक ही बनेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें तो इसको आप चाहे इधर से काटो चाहे इधर से काटो, इस मॉलिक्यूल में है POS, इसमें क्या है बच्चों, इसमें है POS, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो OI तो इसमें पॉसिबल नहीं है, तो केवल GI बनेगी और वो कौन सी बन रही है, ट्रांस बनेगी, तो ये ट्रांस बन गया। ठीक है, तो ये इसका एक स्टीरियो आइसोमर्स काउंट होगा, जबकि इसका ट्रांस कंडीशन है तो इसकी सिस भी पॉसिबल है, तो सिस कंडीशन भी हम बनाते हैं। तो PT और 6 का ऐसे बना देते हैं लाइक दिस। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो एक Cl आपने यहाँ रख दिया, एक Cl आपने ये रख दिया, ये 90 के एंगल होता है, एक EN आपने यहाँ अरेंज कर दिया और एक EN को आपने यहाँ पर इस तरीके से अरेंज कर दिया। जैसे आप अरेंज करोगे बच्चों तो ये मॉलिक्यूल आपको मिलेगा। अब इस मॉलिक्यूल को आप कहीं से भी कट करो, चाहे यहाँ से कट करो, यहाँ से कट करो, ठीक है, किसी भी एंगल से कट करो, ऐसे कट करो, तो इसमें POS नहीं है,
यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ये OI शो कर सकता है। अगर ये OI शो कर सकता है तो आपको पता है बच्चों D एंड L दो इसके आइसोमर्स हो सकते हैं, स्टीरियो आइसोमर डेक्स्ट्रो एंड लिवो, ठीक है। इसका मतलब इसके कितने टोटल आइसोमर्स बन सकते हैं, 2 बन सकते हैं, 2 यहाँ 1 यहाँ, टोटल स्टीरियो, ये इंटीजर टाइप ऑफ क्वेश्चन था, तो टोटल स्टीरियो जो आइसोमर्स बनेंगे इस मॉलिक्यूल के बच्चों कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। ये आपका था राइट आंसर, 3 स्टीरियो आइसोमर्स आर पॉसिबल, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोल कंसेप्ट से क्वेश्चन है जो कि 11th में आपको पढ़ाया जाता है, बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है कि बच्चे आप इसका क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन है बहुत इजी ही क्वेश्चन दे रखा है, इंटीजर क्वेश्चन है। कह रहा है मोल ऑफ CH4 इज रिक्वायर्ड टू फॉर्मेशन ऑफ 22 ग्राम ऑफ CO2। भैया कंबक्शन के बाद ये बहुत पीछे पड़ गया है, इससे पहले भी जब मैंने 27 का शिफ्ट कराया उसमें भी CO2 के कंबक्शन से क्वेश्चन आया था। कह रहा है CH4 है, CH4 मोल्स ऑफ CH4 इज रिक्वायर्ड टू द फॉर्मेशन ऑफ CO2, यानी कि O2 के साथ इसको कंबक्शन कराते हैं और CO2 प्लस H2O बनता है। भैया ये बोल रहा है मोल ऑफ CH4 इज रिक्वायर्ड, इसके मोल हमें बताने हैं कितने होंगे, ठीक है। द मोल ऑफ CH2 रिक्वायर्ड टू द फॉर्मेशन ऑफ 20 ग्राम, 20 ग्राम हमें क्या बनानी है, CO2 बनानी है, ठीक है। इज m इंटू 10 की पावर माइनस 2 वैल्यू, वेयर इज द m, और जो वैल्यू दी है वो दी है m इंटू 10 की पावर माइनस 2, और हमसे पूछा है वो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m। तो वैल्यू m हमें पूछे है, तो पहले हम मोल निकाल लेते हैं फिर m क्यूब कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करें, इसके मोल निकाल लेते हैं, ठीक है। पहले तो रिएक्शन को देखो, ये गलती आपने अगर करी है, रिएक्शन को बैलेंस करे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, तो रिएक्शन को पहले कर लेते हैं बैलेंस। तो बच्चों देखो यहाँ पर 4H है तो आपको 2 H2O लेने पड़ेंगे, 2 2 4 हो गए तो आपको यहाँ पर 2 O2 लेने पड़ेंगे, और बैलेंस भी नहीं करते तो भी आंसर हो जाता है। अगर कोई बच्चे भूल गया हो बाई चांस, एक कार्बन 4 ऑक्सीजन, ठीक है, वो सॉरी हाइड्रोजन, और 4 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन, बैलेंस है रिएक्शन। तो मोल निकाल लो, मोल ऑफ CO2 कितने होंगे बच्चों, मोल ऑफ CO2 जो होंगे वो होंगे हमारे पास 22/44। इसका मोलर वेट कितना होगा 44, 16 दूनी 32 और 12, ठीक है 44 होगा। तो ये आ गया 1/2 मोल। 1/2 मोल का मतलब हो गया बच्चों, ठीक है 0.5 मोल। मगर हमें जो वैल्यू दी है वो दी है 2 की पावर में, तो हम इसे ऐसे कर सकते हैं 5 इंटू 10 की पावर -1 लिख देते हैं। कई बच्चे फिर से कंफ्यूज हो गए होंगे क्योंकि 2 की पावर -2 में है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर दो आप, ठीक है। जैसे ही आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 50 इंटू 10 की पावर -2, और हमें दिया क्या है m इंटू 10 की पावर -2। अगर हम m की वैल्यू डायरेक्ट निकालते हैं और डायरेक्ट देखते हैं तो जो m है बच्चों उसकी वैल्यू होगी 50। तो ये इंटीजर क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा नहीं कह सकते, मतलब अच्छा नहीं कहेंगे, इजी कहेंगे, अच्छे का मतलब इजी था, ठीक है। तो ज़्यादा टफ नहीं था, इजी था, और मॉडरेट क्वेश्चन से नीचे भी था, बिलो मॉडरेट कह सकते हैं, इजी क्वेश्चन था। ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा बहुत सही है, ठीक है। ये हमारे पास ये हमारे पास है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, सेल से रिलेटेड है, कंडक्टिविटी से पूछा है कि किस टाइप से कंडक्टिविटी है वो सेल की डिपेंड करती है, तो आपको मैंने बताया किस टाइप से। क्या रहा है ऑन which factor electrode conductivity of electrolyte cell does not depend। तो इलेक्ट्रोलाइटिक जो कंसंट्रेशन है वो किस पे कंडक्टिविटी है, किस पे डिपेंड करेगी। तो क्वेश्चन देखो, अगर आपको बात करें कंडक्टिविटी सेल की, तो कंडक्टिविटी सेल में क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं और इनको हम इस टाइप से जोड़ देते हैं एक सेल से, ठीक है। जोड़ने के बाद में आपने देखा यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भर देते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन क्या रहा है, विच फैक्टर ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडीशन डिपेंड, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। भैया कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे तो डिपेंड करेगी, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन और इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही तो होएगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ, पहला ऑप्शन था कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड करेगी। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे बिल्कुल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करेगी। जैसे जैसे हम इलेक्ट्रोलाइट का नेचर करेंगे वैसे वैसे इसका इलेक्ट्रोपोटेंशियल भी चेंज होगा, कंडक्टिविटी भी क्या होगी, चेंज होती है। टेम्परेचर, भैया टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगी, मोबिलिटी ऑफ आइंस बढ़ जाएगी, और मोबिलिटी आइन बढ़ने की वजह से कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट उस पर डिपेंड नहीं करेगा, नेचर इलेक्ट्रोलाइट का क्या है क्या नहीं है उस पर डिपेंड नहीं करेगा, इसलिए जो 4 था वो हमारा आंसर हो जाता, ठीक है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट अ राइट आंसर, ठीक है, ये रॉन्ग आंसर है, ठीक है, रिलेटेड टू इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। ये था हमारे पास क्वेश्चन
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन इंटीजर टाइप है और इसमें पूछा गया है द टोटल नंबर ऑफ different alkanes form when the following mixture subjected to electrolyte disproportionation product does not consider। तो ये disproportionation reaction वो है, वो नहीं करने। तो हमें पेयर दे रखा है CH3COONA, CH3COONA एक्वस, और इसमें दे रखा है CH3COONA, और देखो धुंधला दे रखा है उसने, तो इस टाइप से आप कर सकते हैं CH3COOK, CH3CH2। तो ये है CH3CH2COONA एक्वस। तो ये हमें दो एक्वस सॉल्ट दिए हैं और हमसे पूछा है कि इसके टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने बन सकते हैं। तो बच्चों ये कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस आपने मेथड पढ़ा था। तो कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में होता क्या है, होता ये है कि हम कोई सॉल्ट लेते हैं लाइक दिस CH3COONA, और इसका क्या कराते हैं, इसका कराते हैं हम इलेक्ट्रोलिसिस। और जैसे ही आप इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं बच्चों, तो ये आपको पता है ये बन जाता है CH3 डॉट, फ्री रेडिकल बनता है, CO2 गैस रिलीज होती है, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ से Na2CO3 रिलीज करा दो, Na2CO3 ये डिपोजिटेड हो जाता है, तो ये पहला फ्री रेडिकल बन सकता है। दूसरा अगर हम देख रहे हैं तो ये है CH3CH2 C डबल बॉन्ड OONA, और इसका आप इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे सेम, तो यहाँ से बनेगा CH3CH2 डॉट, फ्री रेडिकल बनता है और ये Na2CO3 बनता है, ये डिपोजिटेड हो जाता है इस तरीके से। या फिर आप चाहें तो इसको तोड़ दें, कुछ थोड़ा सा मैं आपको और बता दूं, ठीक है। देखो इस तरीके से भी आप इसे कर सकते हो। CH3 ये बनता है बच्चों CH3COO माइनस और प्लस ऑफ Na+, इस तरीके से कर दो। अब हम बात करते हैं एनोड और कैथोड की, ठीक है। तो कैथोड कैसा होता है, ठीक है, अगर हम बात करें लोड नेगेटिव होता है, ठीक है। किसमें, अगर यहां पर जो कैथोड होगा बच्चों, ठीक है, यहां पर एनोड जो होगा वो नेगेटिव होगा, वो पॉजिटिव। तो एनोड की अगर हम बात करें, एनोड, तो एनोड पे क्या आएगा, ये नेगेटिव आयन आएगा CH3COO माइनस, और ये डिसोसिएट होगा, मतलब डिस्चार्ज होगा, और इस तरीके से CH3 फ्री रेडिकल के साथ में CO2 गैस को क्या कर देगा, इवॉल्व कर देगा, ये पहला रेडिकल बन जाएगा। सेम कंडीशन में हमारे पास होगा CH3CH2COONA एक्वस। अब इसको अगर हम इलेक्ट्रोलाइज कराएं तो ये देगा बच्चों CH3CH2COO माइनस और प्लस ऑफ Na। अगर हम इसको इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज कराएं CH3CH2COO माइनस से करेंगे तो ये बनेगा CH3CH2 फ्री रेडिकल और प्लस CO2 गैस। अब यहाँ पर देखो कितनी पॉसिबिलिटी है एल्केन बनने की। सबसे पहले जो CH3 है, पहला प्रोडक्ट ये बन सकता है कि CH3 का मॉलिक्यूल CH3 मॉलिक्यूल से ही रिएक्ट कर ले, ठीक है, और यहाँ से एक प्रोडक्ट बना दे CH3CH3, ये पहला प्रोडक्ट बन सकता है। इसे मैं P1 डाल देता हूँ, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है कि ये इसका जो दूसरा प्रोडक्ट फ्री रेडिकल बनाए, इथाइल फ्री रेडिकल, ये आपस में रिएक्ट हो जाए और एक प्रोडक्ट बना ले CH3 CH2 और CH3, ये हमारे पास दूसरा प्रोडक्ट बन सकता है जिसे हम P2 कह सकते हैं। हो सकता है ये दोनों फ्री रेडिकल क्रॉस रिएक्शन कर लें, और क्रॉस रिएक्शन होने पर हमें मिल जाएगा CH3CH2 डॉट और CH3 डॉट। इस कंडीशन में हमें मिल जाएगा CH3CH2CH3। तो ये होगा हमारे पास P3 प्रोडक्ट। ओनली 3 प्रोडक्ट ही पॉसिबिलिटी है। अगर डिस्प्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट नहीं देखें तो बहुत हो जाएंगे। CO2 भी इवॉल्व हो जाएगा बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में और कई सारे। तो इसके जो टोटल प्रोडक्ट बनेंगे बच्चों वो बनेंगे 3, ठीक है। तो ये था हमारा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये था इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो 3 इसके प्रोडक्ट बन सकते थे। टोटल प्रोडक्ट इंटीजर क्वेश्चन था, आसानी से आप इसे कर सकते थे, ठीक है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये प्योर एनसीईआरटी की लाइन उठा के दे दी है और एनसीईआरटी बहुत आ रही है जेई में। तो ये क्वेश्चन है, असर रीजन है द पीके वैल्यू ऑफ फिनॉल इज 10 एंड फिनॉल एंड द पीके वैल्यू इथाइल अल्कोहल 15.6। यहाँ पर वो बच्चा मर गया हो जिनने कि अरे यार पीके वैल्यू तो हमें याद नहीं है। अरे याद नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है यार, कुछ नहीं पूछा है उसने, पीके वैल्यू का तो यूज ही नहीं दिया है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। फिनॉल और इथाइल अल्कोहल, मैंने आपको बताया था एरोमेटिक अल्कोहल आर मोर एसिडिक। एरोमेटिक अल्कोहल क्यों है ज्यादा एसिडिक होती है, तो आपको मैंने बताया था कि एरोमेटिक जो अल्कोहल होती है, ठीक है, लाइक दिस, इस तरीके से, ये H+ रिलीज करने के बाद क्या बनाती है बच्चों,
फिनॉक्साइड आइन बनाती हैं, फिनॉक्साइड आइन लाइक दिस, और ये वाया द रेजोनेंस क्या हो जाता है, स्टेबलाइज। तो अगर जिसका कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है उसकी एसिडिटी भी क्या होगी, ज्यादा, तो फिनोल ज्यादा एसिडिक होगा कंपैरिजन टू इथाइल अल्कोहल। अगर इथाइल अल्कोहल हमारे पास है और ये कंजुगेट बेस बनाता है लाइक दिस CH3 CH2O-, तो यहाँ पर कोई रेजो वेजो नहीं होता है, इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अगर इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी तो मैंने आपको बताई थी कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है बच्चों, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। तो कंजुगेट बेस की अगर स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, जबकि कंजुगेट बेस तो एरोमेटिक का ज्यादा अच्छा होगा बाय द रेजोनेंस, जबकि एलिफेटिक का बेस बेकार होगा। इसका मतलब ये, अब देखो आपको एक चीज और बताइए कि K इक्वल टू होता है 1/pK, यानी कि pK अगर बढ़ेगा तो Ka की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो कह रहा है pK ऑफ फिनोल इज 10, सही बात है, pK फिनोल इज 10 एंड द pK वैल्यू ऑफ इथाइल अल्कोहल इज 15.6, सही बात है। K का pK कम, सॉरी फिनोल का pK कम ही होना चाहिए, तो है पहले में, तो असर्शन जो है वो ट्रू है, ठीक है, ये तो ट्रू है। क्या कह रहा है, इथाइल अल्कोहल इज मोर एसिडिक देन फिनोल, भैया ये तो कतई हजम नहीं होगी बात, इथाइल अल्कोहल मोर एसिडिक होगा, भैया ये तो लीस्ट एसिडिक होगा, लेस एसिडिक होगा फिनोल के कंपैरिजन में। इसका मतलब असर्जन स्टेटमेंट 1 जो था वो करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 कतई रॉन्ग है, ठीक है, जिंदा रॉन्ग है, ठीक है, हम कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन कह सकते हैं, हम इसे मॉडरेट से भी अपर कह सकते हैं। ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछते थी पहले जेई, अब पूछना बंद कर दिए, 1-2 क्वेश्चन पूछ रहा है। कह रहा है एक सेट ऑफ रिएक्शन आपको दे रखी है, ठीक है, किस टाइप से, एरोमेटिक मतलब रिंग दे रखी है और उस पर लगा दिया है CHO और नीचे लगा दिया है OH, और क्या दिया है बच्चों, यहां पर आपको 2 रिएजेंट दिए हैं। पहला रिएजेंट दिया है PH MgBr, बहुत अच्छे। दूसरा जो रिएजेंट दिया है बच्चों वो दिया है NH4Cl, और यहां पर बन रहा है P, और ये पूछ क्या रहे हैं, द नंबर ऑफ OH ग्रुप इन प्रोडक्ट P। जो प्रोडक्ट P बनेगा बच्चों उसमें नंबर ऑफ OH ग्रुप आपको बताने पड़ेंगे। तो अब ये 2 तरीके से हो सकता है, बच्चे ने यही लिखा है कि भैया सर यही लिखे थे, मगर ये यहाँ पर ऐसे नहीं होगा, इसमें MgBr है उसके इक्विवेलेंट आपको दे रखे होंगे। अगर Mg, अब मैं दोनों तरीके से कर देता हूं, एक इक्विवेलेंट होगा तो क्या होगा, और 2 इक्विवेलेंट होंगे तो, अगर एक इक्विवेलेंट होगा, एक इक्विवेलेंट अगर PH MgBr होगा तो इसे बोलते हैं, ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट होगा तो क्या होगा। तो दो यहां पर अगर हम बात करें तो CHO पे भी ग्रगनार रिएजेंट का एडिशन रिएक्शन हो सकती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और OH के साथ तो भैया एसिडिक H है, और ग्रगनार रिएजेंट क्या है, बहुत अच्छा है, इसका जो R होता है ग्रगनार रिएजेंट का R- वो अच्छे बेस की तरह वर्क करता है और एसिड बेस रिएक्शन फास्टर हो जाएगी। तो अगर इसका एक इक्विवेलेंट हुआ बच्चों तो एसिड बेस रिएक्शन फास्टर होगी, और एसिड बेस रिएक्शन फास्टर होने के वजह से होगा क्या, वो मैं आपको बताता हूं। तो ये रिएक्शन होने वाली है कैसे, तो देखो इस तरीके से, ये बनेगा PH MgBr, बच्चों ये होगा निगेटिव, और ये आपको इस पे होगा पार्शियली निगेटिव, अभी तो कंप्लीटली नहीं कह सकते, पार्शियली निगेटिव, और यहां पर होगा O और सिंगल बॉन्ड H। तो आपको पता है ये तो है बेबी एटम और ये है बेस, और बेबी को पसंद है बेस, तो बेबी को बेस पसंद है, और यहां से ये निकल जाएगा और ये बन जाएगा बच्चों CHO और O-, ये बन जाएगा, ठीक है, और साथ में आप चाहो तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए MgBr भी आ जाएगा। MgBr आएगा हमारे पास, NH4Cl है, तो NH4Cl आपको प्रोवाइड करा देगा H+, और इसकी फिर से अटैक हो जाएगा और ये रीस्टोर हो जाएगा, और रीस्टोर्ड होने पर हमें मिल जाएगा बच्चों CHO और OH। यानी कि अगर क्वेश्चन में PH MgBr का 1 ग्राम इक्विवेलेंट रहा होगा, और यहां पर आप चाहो तो ये NH4Cl होगा, तो अगर इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट रहा होगा तो जो आपका P है उसमें 1 OH होगा, यानी 1 OH ग्रुप होगा पर मॉलिक्यूल। अगर इसमें 2 मॉलिक्यूल रहे होंगे तो क्या होगा, वो मैं आपको बता देता हूं। अगर MgBr 2 रहे होंगे तो 2 CHO OH। तो अगर हम बात करें तो एक बार तो इस पर रिएक्शन हो जाएगी, इस पर रिएक्शन हो गई तो आपको ये मिल ही जाएगा OH और C डबल बॉन्ड O और H। आपको पता है PH MgBr, अब ये रिएक्शन फास्ट हो रही है एसिड बेस, अब यहाँ पर जो पार्शियली निगेटिव है ये यहाँ अटैक करे, ये ऊपर जाए, तो कुछ इस तरीके से भी हमें मिल सकता है मॉलिक्यूल CO- और ये H, और यहाँ पर ले लो आप MgBr।
फाइनली आप देखोगे, ठीक है, यहाँ पर क्या अटैक हो जाएगा, H तो यहाँ पर था और PH आके और जुड़ जाएगा और ये OH तो चल ही रहा है, यहाँ से H प्लस मिल जाएगा लाइक दिस, यहाँ से अटैक हो जाएगा और अटैक होने के बाद में बच्चों ये मिल जाएगा OH, ये बन जाएगा CH और PH। अभी आप इसमें देख रहे हो अगर इसमें ग्राम इक्विवेलेंट 2 होंगे तो हमारे पास 2 OH ग्रुप बन सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा था, बच्चे ने जो क्वेश्चन पूछा है उसमें ग्राम इक्विवेलेंट उसने नहीं बताया, तो वही बात है, ऐसे ही हमने दोनों से करके दिखा दिया। अब आपके पेपर में जिस टाइप से आपका क्वेश्चन आया हुआ उस टाइप से आप इसका आंसर देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भैया फिर से ये प्यूरिफिकेशन का रिएक्शन है, यानी कि जो आपने पढ़े हैं ऑर्गेनिक 11th में, या प्यूरिफिकेशन पढ़ाया जाता है। ये कह रहा है फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन मेथड यूज, एब्जॉर्प्शन मेथड एक ही मेथड में यूज किया जाता है, वो है क्रोमेटोग्राफी। अगर आपके ऑप्शन में कहीं पर भी क्रोमेटोग्राफी है, आप एनसीईआरटी को निकालें और एनसीईआरटी निकालने के बाद उसे पढ़ें तो क्रोमेटोग्राफी के शुरुआत में ही लिया जाता है कि क्रोमेटोग्राफी बेस्ड ऑन द एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन मेथड। तो एब्जॉर्प्शन मेथड पे क्रोमेटोग्राफी बेस्ड ऑन होती है, तो राइट आंसर आपका जो भी ऑप्शन होगा क्रोमेटोग्राफी वो सही आंसर है। जिसको पता है डायरेक्ट कर देता, नहीं आता तो छोड़ देता। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, कॉलम 1 और कॉलम 2 दे रखा है और यहाँ पर ग्लूकोज दे रखा है, ठीक है, कॉलम ए है ये और यहाँ पर कॉलम बी है, ठीक है। ये काफी क्वेश्चन इस टाइप के कराए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ग्लूकोज है, ग्लूकोज, और यहाँ पर लिखा क्या है, रिएजेंट लिखा है, ठीक है, PHI अपॉन हीट, सही है भैया, ठीक है। दूसरी यहाँ पर जो रिएक्शन है ये है ग्लूकोज दे रखा है, ग्लूकोज है, साथ में NaHCO3 है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तीसरी जो रिएक्शन दे रखी है बच्चों ये दे रखी है ग्लूकोज है, अगेन ग्लूकोज ले रखा है और ग्लूकोज के साथ क्या है इन्होंने ले रखा है ब्रोमीन वाटर, यानी कि ब्रोमीन जल है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फोर्थ हमारे पास जो ले रखा था ग्लूकोज ही है, ग्लूकोज लेने के बाद इन्होंने ले रखा है कंसंट्रेटेड HNO3। प्योर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, पांचवा कुछ है नहीं, ठीक है, 4 ही दे रखे हैं और 4 ही ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं। यहाँ पर दे रखा है P और P जो था बच्चों वो बताया है सैकेरिक एसिड, सैकेरिक एसिड बन रहा है, ठीक है। बी जो Q है वो आपका क्या बन रहा है, वो बन रहा है एनहेक्सेन और PQR जो बन रहा है बच्चों वो बन रहा है नो रिएक्शन, कह रहा है कोई रिएक्शन नहीं होगी। और S जो है PQR S जो है ग्लूकोनिक एसिड बन रहा है, ग्लूकोनिक एसिड है। और बच्चों अगर आपको याद हो कल ही मैंने बायोमॉलिक्यूल का रिवीजन कराया था, उसमें ये सीट करके बनवा के दिखाई थी, सिंपल सी, ठीक है। ग्लूकोज रेड पापा, ठीक है, ये क्या होता है रेड P/HI, तो हम कहते थे, मैंने बताया भी था क्लास में, लाल पापा HI के साथ ये क्या कहता है, हमसे जो टकराएगा एल्केन में बदल जाएगा, 6 मॉलिक्यूल का ग्लूकोज N-हेक्सेन बना के दे देता है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि ग्लूकोज से बन जाएगा N-हेक्सेन, यानी कि फर्स्ट जो होगा वो Q से मिल जाएगा। अब देखो कई बच्चों को कंफ्यूज होगी सर ग्लूकोज की NaHCO3 से क्या रिएक्शन होगी, नहीं पता है छोड़ो, मुझे भी नहीं पता है छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखो आप ग्लूकोज की ब्रोमीन जल से रिएक्शन कराते हैं। ब्रोमीन जल क्या होता है बच्चों, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ग्लूकोज को ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ग्लूकोनिक एसिड, यानी थर्ड का होगा ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोज की कंसंट्रेटेड HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये क्या करेगा, CHO को तो COOH में कन्वर्ट करेगा, CH2OH को भी COOH में कन्वर्ट करेगा, इसका बन जाएगा सैकेरिक एसिड। अब बताओ क्या बचा, अगर तुम्हें नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, क्या बचा ये, और जाहिर सी बात है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, वीक रिएजेंट है और ये ग्लूकोज के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो ये था आपका आंसर। क्या कर सकते थे, अगर आप देखें तो जो फर्स्ट है उसका आंसर होगा, फर्स्ट का क्या आएगा Q, ठीक है, और सेकंड का क्या आएगा, सेकंड का आ रहा है R, थर्ड का क्या आएगा बच्चों, थर्ड का आएगा S, ठीक है, और फोर्थ का क्या आएगा, फोर्थ का आएगा P। तो ये जो आपका आंसर था वो सही था और यही टिक करके आए हो तो भैया तुम्हें 4 नंबर मिल गए फ्री के, ठीक है। बायोमॉलिक्यूल से क्वेश्चन था, 12th से अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। एनसीईआरटी बेस्ड था, ज्यादा कुछ दिया नहीं, खुजली करी नहीं, ठीक है ना, पहले तो बहुत ज्यादा दिक्कत ये देता था, ठीक है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन IUPAC से प्योर रद्दी है, ठीक है।
क्या है क्वेश्चन वो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ऑप्शन 2 3 4 5 6 7 ये है, या फिर आप 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर है बच्चों OH, यहाँ पर है C डबल बॉन्ड O, और इसका IUPAC पूछा है यार, ठीक है। इन्होंने थोड़ा सा डिफिकल्टी डाली है, इतनी ज़्यादा नहीं है कि आपसे क्वेश्चन नहीं हो, ठीक है। यहाँ पर 2 ग्रुप ले रखे हैं इन्होंने, एक ले रखा है कीटोनिक और एक ले रखा है फिनॉल, ठीक है। OH ग्रुप ले रखे हैं, 2 फंक्शनल ग्रुप हैं। मैंने बताया था जंगल में कितना शेर रहता है, एक शेर वो रहेगा जो पावरफुल है। अगर हम देखें OH और CO में कौन ज़्यादा, किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, कीटोन की ज़्यादा है सर। तो कीटोन की ज़्यादा है तो नंबरिंग भी कहाँ से करना पड़ेगा, इधर से ही करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 पे OH बच गया, रोता रोता क्या बन जाएगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स, और 7 पे आप लगा दो, क्या लगा दें, 7 हाइड्रोक्सी पेंटेनॉन कर देते हैं, कि कोई कीटोन है और कौन सी पोजीशन पे, 2 पे, तो पेंटेनॉन 2 या पेंटेन 2 ऑन कर दो, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो ऑप्शन हो जाता पहला ही था, 7 हाइड्रोक्सी पेंटेन 2 ऑन या पेंटेनॉन 2, बात एक ही है, ठीक है। तो ये था हमारे पास सिंपल सा प्यारा सा ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन, ठीक है, अच्छा था, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, और अगला क्वेश्चन है, ये सिक्वेंशियल क्वेश्चन दे दिया जिसमें ABC टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला दिया था CH3 CH2 Br, अल्काइल हैलाइड हमारे लिए दिया है, ठीक है। अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन हम करा रहे हैं, ठीक है। अल्कोहलिक KOH और हीट करा देते हैं, तो यहाँ पर एक कंपाउंड कोई मिल जाता है लाइक दिस, और इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं HBr से, तो कंपाउंड B बन जाता है कुछ। और इसकी रिएक्शन अगर हम एक्वस KOH से करा दें तो फिर हमारे पास बन जाता है C, और हमें ये बताना था कि जो C है वो क्या होगा, और उसके IUPAC नाम दे रखे। तो बच्चों आपको पता है 1 डिग्री एल्कोहल है, एल्कोहलिक KOH है, स्ट्रॉन्ग बेस के पास में, ठीक है। ये अल्फा हाइड्रोजन है और बीटा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, तो इसमें हो जाएगा बच्चों बीटा एलिमिनेशन, और बीटा एलिमिनेशन होने पर आपको मिल जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यानी कि एल्कीन प्रोपीन आपको एज अ प्रोडक्ट मिल जाएगा। प्रोपीन और HBr मजे अनसिमेट्रिकल एल्कीन HBr के साथ कौन सी रिएक्शन करती है, मार्कोनिकॉफ रूल, Br वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन कम है, यानी कि आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा CH3CH और CH3Br, यानी 2 ब्रोमोप्रोपेन विल बी मेजर प्रोडक्ट। माइनर भी बनेगा 1 ब्रोमोप्रोपेन, जो कि माइनर होगा उसे नेग्लेक्ट कर देंगे, मेजर प्रोडक्ट इसने पूछे। अब एक्वस KOH, यहाँ पर कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होगी, SN1 या SN2। तो मैंने आपको बोला था, कंडीशन आपको मैंने बोली थी, यहाँ पर SN2 हो जाएगी क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, स्टेरिक हिंड्रेंस क्योंकि 3 डिग्री होता तो SN1 प्रीफरेबल होती, ठीक है। तो यहाँ पर SN2 रिएक्शन हो जाएगी, और जो Br है वो एलिमिनेट होकर ये मिल जाएगा, और इसका IUPAC क्या होगा, 1 2 3, ये हो जाएगा प्रोपेनॉल 2 या प्रोपेन 2 ऑल। तो ये अगर ऐसा कोई ऑप्शन था तो वो आपका राइट आंसर था, इजी था क्वेश्चन, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारे पास है भैया पीरियोडिक टेबल से, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं क्या इसने बोला है, किस टाइप से हम इसको कर सकते हैं। तो देखो इसने जो क्वेश्चन बोला है, कह रहा है 4 एलिमेंट है हमारे पास, फ्लोरीन है, ये A है, फिर वो हमारे पास ब्रोमीन है, ब्रोमीन जो है वो BrB है, फिर हमारे पास क्लोरीन है, क्लोरीन नहीं है, सल्फर है, ये C है, सल्फर जो है वो C एलिमेंट है, और फिर उसके बाद हमारे पास D है, वो आर्गन है, ये D है। और हमसे क्या पूछा है, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फॉर द फॉलोइंग एलिमेंट्स, मैग्नीट्यूड ओनली, हमें मैग्नीट्यूड बताना है, इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है कि इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा। तो अगर हम मैग्नीट्यूड वाइज में देखें, देखो मैग्नीट्यूड देखें, नेगेटिव साइन में आती है इलेक्ट्रॉन, एफिनिटी पूछी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूछी है, देख लो मैं, ठीक है। इसमें पूछी है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बच्चों इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है नेगेटिव साइन में ही आती है, मगर मैग्नीट्यूड हमसे पूछा है। तो अगर हम बात करें तो फ्लोरीन और ब्रोमीन, सल्फर और आर्गन, तो आर्गन जो है, आर्गन के बारे में देखो ऑप्शन से मैं करता हूं, अगर आपके पास ऐसे ऑप्शन होते तो वहां से भी आप कर पाते।
तो आर्गन की तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है भैया, 0 होती है, सबसे कम होगी क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, तो डी तो सबसे लास्ट में होगा, ऐसा तो मैं कह सकता हूं। अब डी के बाद देखो कौन होगा। अगर हम बात करें फ्लोरीन, लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ती है, टॉप टू बॉटम घटती है, तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो फ्लोरीन की और ब्रोमीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो सल्फर से ज्यादा हो जाएगी, यानी फिर होगा सल्फर, और सल्फर क्या दिया है, सल्फर दिया है सी, और सी के बाद कौन होगा, सी के बाद होगा बी, और बी के बाद होगा ए, तो ए बी सी डी बहुत अच्छे, ठीक है, ए बी सी डी आपका आंसर हो जाता, और ये जो ऑप्शन है जो भी होगा वो आपका ऑप्शन सही था, ए बी सी डी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और सॉल्ट एनालिसिस से माशाल्लाह इनने क्वेश्चन पूछे, बहुत ही माशाल्लाह क्वेश्चन पूछे, डायरेक्ट नाम पूछे हैं, अरे यार ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो। द कंपाउंड विच इज अ वाइट इन कलर इन एक्वस मीडियम, सॉल्ट एनालिसिस से क्वेश्चन है, इजी है, ऑप्शन आपको दे रखे होंगे इस तरीके से, ZnSO4, ZnSO4, बी जो होता है वो होता है हमारे पास CuSO4 दिया है इन्होंने, ठीक है, तीसरा जो होता है सी FeSO4 दिया है, FeSO4, और डी जो है डी है FeCl3, FeCl3, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखें क्या क्या होगा, तो अगर आप देखो जिंक सल्फेट, भैया इसे हम बोलते हैं वाइट विट्रोल बोलते हैं, अगर आपको याद हो, ठीक है, इसे हम बोलते हैं वाइट फ्लूरो, ZnSO4.5H2, यहाँ पर इसे जो CuSO4.5H2 क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ब्लू विट्रोल, यानी ये कलर में कैसा होता है, ब्लू होता है, इसलिए हम इसे ब्लू विट्रोल कहते हैं। इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों बताओ, ठीक है, इसे बोलते हैं हम ग्रीन विट्रोल, ये होता है ग्रीन विट्रोल, और ये भी कलर में कैसा होता है Fe3, ये भी ग्रीन ही होता है। अब आप मुझे बताओ, आपसे व्हाइट पूछा है तो ये तीनों तो ग्रीन होंगे, दो ब्लू और दो ग्रीन होंगे, तो व्हाइट विट्रोल कौन है, ZnSO4, और जिनके जितने भी सॉल्ट होते हैं, ठीक है, वो सबके सब व्हाइट कलर में होते हैं, ध्यान रखना था व्हाइट विट्रोल यार, ठीक है, विट्रोल कराए जाते हैं काफी। आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन शो द पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोड्स लॉ, ठीक है, तो कई सारे ऑप्शन दे रखे हैं, तो ऑप्शन जो है ए था वो है इथाइल एल्कोहल एंड वाटर, इथाइल एल्कोहल प्लस वाटर, एक तो ये दे रखा था, बी ऑप्शन दे रखा था फिनोल एंड एनिलीन, PHOH और PHNH2 सॉरी, ठीक है, सी ऑप्शन जो था वो दे रखा है एसीटोन यानी CH3 COCH3, और दे रखा है क्लोरोफॉर्म CHCl3, डी ऑप्शन जो था बच्चों वो था HNO3 और क्या था C6H5NH2, तो ये ऑप्शन दे रखे थे, और हमें ये बोला है कि पॉजिटिव डेविएशन शो कौन करेगा राउल्ट्स के लॉ से। तो मैंने आपको कई सारे टर्म्स पढ़ाते, पॉजिटिव डेविएशन कब शो होगा, ठीक है, जब ए जैसे ए हमारे पास सॉल्यूट है, ठीक है, ए और BB का इंटरेक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा देन ऑफ AB। अगर ए और बी यानी सॉल्यूट सॉल्वेंट का जो इंटरेक्शन है, मैं यहां पर समझा देता हूं, ठीक है, ए और BB का जो इंटरेक्शन है वो ज्यादा होगा किससे, AB से, तो ऐसा पॉसिबल होगा, यानी कि सॉल्यूट सॉल्वेंट का जो इंटरेक्शन है सॉल्यूट सॉल्वेंट से ज्यादा होगा, तो पॉजिटिव डेविएशन आएगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें इथाइल एल्कोहल के साथ में इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, एल्कोहल की वाटर के साथ होती है। अब एल्कोहल वाटर में इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाता है जितनी उसकी खुद के साथ थी, तो वो स्टेबिलिटी छोड़ के लीस्ट स्टेबल क्यों होना चाहेगा, तो यही रीजन है कि जो एल्कोहल और जो वाटर है, और एल्कोहल जो वाटर है, इनके बीच में जो इंट्रैक्शंस होंगे बच्चों, ठीक है, वो बहुत वीकर होंगे, इसीलिए जो हमारा पहला आंसर होगा यही आंसर होगा। इसमें आप देखो एसिड और बेस है, एसिड बेस रिएक्शन बहुत फास्ट होगी, इनमें इंट्रैक्शन ज्यादा होंगे, ये नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। अगर हम बात करें एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, इसमें H बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, ये भी नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, एसिड और बेस यहाँ से भी नेगेटिव डेविएशन ही आएगा। तो ये तीनों थे हमारे नेगेटिव डेविएशन के। पॉजिटिव डेविएशन से केवल एक ही क्वेश्चन था, ऑप्शन था, और वो था ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ Na2+ का मैग्नेटिक बिहेवियर है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, बहुत अच्छे। Na2+ का लिखना है, और मैग्नेटिक बिहेवियर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है विद स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, CN4 कर लिया आपने,
Na2 प्लस है तो Na2 माइनस करना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने बोल रखा है Na2 प्लस के फॉर्म में। तो मैग्नेटिक बिहेवियर देखना है, देखते हैं जरा। तो देखो बच्चों यहाँ से हम निकालते हैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। 1 इंटू एक्स 4 इंटू माइनस का 1 इक्वल टू माइनस का 2, अगर नहीं निकालते तो वैसे भी 2 दिया है, ठीक है। x इक्वल टू आएगा +2, तो इसकी +2 ऑक्सीडेशन नंबर में है। तो अगर हम बात करें निकेल, निकेल क्या होता है बच्चों 4s2n3d 8 होता है 28, 29 और 30 28 होगा। और Na2 प्लस है, Na2 प्लस करते ही बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन उड़ाने, s के उड़ा दो आप, 4s0n3d 8। क्यों उड़ाओगे? क्योंकि s की n प्लस एल की वैल्यू d से कम होती है। कई बच्चे ने d से उड़ा दी, उसकी मोए मोए हो गई, उससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, ठीक है। तो 3d हो गया। अब हमें भरने 3d में कितना ऑर्बिटल बच्चों, ठीक है 1 2 3 4, ठीक है 1 2 3 4 5। 3d के बाद आता है 4s और 4s के बाद आता है बच्चों जस्ट 4p। अब हमें क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन भरने पड़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। जैसे ही आप इसे भरते हो बच्चों, ठीक है, आपको पता है Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसकी कर देगा पेयरिंग, और पेयरिंग होने के बाद में कुछ इस तरीके से मंजर आएगा आपके सामने, 2 2 4 2 6 2 8, ये हो जाएगा खाली और ये भी हो जाएगा खाली, 4s and 4p। अगर हमसे हाइब्रिडाइजेशन पूछता तो हम वो भी निकाल देते। 4 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए तो 4 वैकेंट ऑर्बिटल मिल जाएंगे। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो dsp2 होता, मगर हमसे कुछ पूछा ही नहीं है हाइब्रिडाइजेशन। हमसे तो ये पूछा है क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू ठेंगा। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ठेंगा है तो बच्चों आपको पता है ये नेचर में कैसा होगा, डायामैग्नेटिक होगा। पैरामैग्नेटिक के लिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो ऑप्शन होगा डायामैग्नेटिक। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा है और इतना इजी क्वेश्चन पूछ लिया है, ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। मैं कहूँगा बच्चों को इनका कलर पता होगा नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकल लैब में अगर आप देखेंगे तो इनमें पूछा है कलर ऑफ लेड सेकेंड आयोड है, ठीक है। PbI2 जो होता है बच्चों, इसका कलर पूछा है। तो अब लैब में कई बच्चों को दिखाए जाते हैं, सॉल्ट एनालिसिस जब कराया जाता है, PbI2 जो होता है प्योर होता है येलो इन कलर। तो कैसा होता है बच्चों, येलो, ठीक है। ये तो बिल्कुल रेक्टिफिकेशन वाला था, जिसने सॉल्ट एनालिसिस कर रखा था, मतलब जिसने प्रैक्टिकल कर रखे थे उसका आंसर सही था, और जिसने नहीं कर रखे थे उसका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैविंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम। 4-5 इंटीजर क्वेश्चन है। पहला है H2O, ठीक है, दूसरा है NH3, तीसरा जो दे रखा था वो था SiO2, अगला जो दे रखा था वो था SO2, अगला जो दे रखा था वो था CO, अगला जो दे रखा था तो वो था BF3। हमसे ये पूछा है ऐसे क्वेश्चन बताओ जिनके सेंट्रल, ऐसे कुछ वो बताओ ऑप्शन जो सेंट्रल एटम में sp3 हाइब्रिडाइजेशन रखते हो। तो पहला चेक करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। O एक H, दूसरा H, एक लोन पेयर और 2 लोन पेयर, इस तरीके से। अगर मैं इसका हाइब्रिडाइजेशन देखूं बच्चों, तो आपको बताया था टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2, टोटल नंबर लोन पेयर 2, टोटल आएगा 4, और 4 का मतलब sp3, यानी कि ये तो आंसर होगा। NH3 अगर हम देखते हैं बच्चों, एक होता है इस पे लोन पेयर, 3 होते हैं बॉन्ड पेयर। तो हम इसका हाइब्रिडाइजेशन देखें, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, टोटल सम आएगा 4 का मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, यानी ये भी आंसर होगा। कई बच्चे बहुत जल्दबाजी में इसे उड़ा के चले आए होंगे इस तरीके से बनाने पर, ठीक है। ऐसे बना दिया होगा, कुछ लोगों ने लीनियर कर दिया होगा, sp कर दिया होगा, मर गया वही, ठीक है। अगर आपको पता हो तो SiO2 जो होता है बच्चों, ठीक है, ये क्या बनाता है, कोवेलेंट क्रिस्टल बनाता है, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट नेटवर्क जालक बनाता है, वो बनाता है। तो कैसे बना होता है, इस तरीके से ये जुड़ा हुआ होता है। जैसे अगर आप देखें SiO दिस O के साथ में ये जुड़ा होता है, और यहाँ से SiO फिर इस तरीके से ये जाइंट मॉलिक्यूल बनाता है। तो अगर हम देखें तो टेट्राहेड्रली, और ये बताया भी जाता है कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड में जो सिलिकॉन होता है वो टेट्राहेड्रली अटैच होता है। अगर टेट्राहेड्रली है तो 4 सिग्मा, और 4 सिग्मा का मतलब sp3 है। इसका मतलब SiO2 भी नेचर में कैसा होगा, मतलब उसका सेंट्रल एटम भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन रखता होगा। SO2 अगर हम बात करें तो SO2 आप ऐसे बना सकते हो, डबल बॉन्ड O, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 लोन पेयर होंगे। तो 1 बॉन्ड पेयर 2 बॉन्ड पेयर, क्योंकि सिग्मा काउंट करने हैं, 2 सिग्मा 1 बॉन्ड पेयर यानी 3, यानी sp2, यानी कि ये कतई आंसर नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद CO आप कर लोगे ट्रिपल बॉन्ड, आप कहीं से भी आप निकाल दो, क्या आएगा, sp ही आएगा, ठीक है।
चाहे कार्बन का देख लो, ठीक है, चाहे इसका देख लो, तो क्या आएगा, ठीक है, sp आएगा, लीनियर है, ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अगला अगर हम बात करें BF3 की, तो BF3 जो होगा 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे, 0 लॉन पेयर होगा, 3 का मतलब sp2 होगा, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो कितने आंसर होंगे, 1 2 एंड 3 इंटीजर क्वेश्चन था, यानी 3 होंगे, H2O, NH3, SiO2, यही 3 होंगे जिनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बच्चों, sp3 होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कंटेन द एम्फोटेरिक ऑक्साइड ओनली। एम्फोटेरिक ऑक्साइड की मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बता रखी थी क्लास में, जब आपको पढ़ाए थे ऑक्साइड्स, तो बताया था क्या होती है, उसी से आप शॉर्ट ट्रिक कर सकते थे। शॉर्ट ट्रिक बनाई थी सुनो असरानी, ठीक है, या सुनो ऐश्वर्या, बैंगन, आलू, गाजर सब जानना पड़ेगा, और साथ में आता है H2O। H2O भी आपका न्यूट्रल होता है, तो आपको जो शॉर्ट ट्रिक थी वो देखनी थी। सुनो ऐश्वर्या, बैंगन, आलू, गाजर, सुनो ऐश्वर्या, बैंगन, आलू, गाजर सब जानना पड़ेगा, साथ में था H2O। यानी कि एसन का ऑक्साइड, आर्सेनिक का ऑक्साइड, बोरोन का, एल्यूमिनियम का, गैलियम का, एंटीमनी का, जिंक का, लेड का और H2O, ये भी सब न्यूट्रल वो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, एसन, हाँ भैया एसन तो होगा, साथ में भैया Si2 है, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा पहला ऑप्शन। दूसरा था Si2Ge2, ये तो रॉन्ग है। फिर अगला था SN2 और Pb2, बहुत अच्छे, Pb ये है, SN2 ये है, इसका मतलब यही ऑप्शन था। ठीक है, यही हमारा राइट आंसर था। अगला था हमारे पास नोबल गैसेस, सा रीजन है, नोबल गैसेस आई, ठीक है, नोबल गैसेस हैव द वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट। अरे कतई गलत बात है, नोबल गैसेस के पास तो हैवी हाई बॉइलिंग पॉइंट का होता है, लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट रखती हैं, तो असर सन तो रॉक हो जाएगा। रीजन क्या दे रहा है, नोबल गैसेस हैव द स्ट्रॉन्ग डिस्पर्जन फोर्सेस। अरे भैया नोबल गैसेस में स्ट्रॉन्ग डिस्पर्जन फोर्सेस कहाँ से आ जाएंगे, क्योंकि उसमें तो भैया बॉन्डरवल फोर्सेस होते हैं, वीक बॉन्डरवल फोर्सेस होते हैं, ये भी रॉन्ग है, यानी असर्सन और रीजन दोनों ही रॉन्ग थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज द 6 इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस सेल। तो अपने बैलेंस सेल में कौन सी स्पीसीज है जो 6 इलेक्ट्रॉन रखती है, ये इसने पूछा है, और इसने जो ऑप्शन दे रखे हैं बच्चों वो है फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल। पहला दे रखा है कार्बन फ्री रेडिकल लाइक दिस, दूसरा ऑप्शन होगा कुछ इस तरीके से कार्ब अनाइन लाइक दिस, और तीसरा ऑप्शन हमने दे रखा है कार्ब कीटाइन लाइक दिस, और चौथा दे रखा है नोटा नन ऑफ दीज नन। तो अगर हम बात करें फ्री रेडिकल की, तो फ्री रेडिकल आपका इस तरीके से बनेगा 1 2 3 2 2 4 2 6 और 1 7, इसके बैलेंस में होंगे 7, इसकी हो जाएगी टाइटा फिश, हटाओ क्योंकि हमसे 6 पूछे हैं, हटाओ इसे। अगला है अनाइन, अनाइन को अगर आप बनाएं 1 2 3 बुड्ढे की मशीन, ठीक है, ये नेगेटिव होगा चार्ज। तो अगर हम बात करें 1 2 3 और 6 और 2 8, इसके ऑक्टेट में होंगे 8 इलेक्ट्रॉन, ये भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा। कार्बोकेटाइन बना के देख लेते हैं, क्या पता यही आंसर हो, पता नहीं, यही है। तो 2 2 4 2 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन किसके ऑक्टेट में होता है, हम तो बोला था 6 होगा। ठीक है, तो 6 जो होता है वो किस में होता है, कार्बोकेटाइन में होता है बेटा। ठीक है, तो इसलिए यही हमारा आंसर था। ठीक है, कार्बोकेटाइन। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही रद्दी क्वेश्चन है बे। ठीक है, A2 गैस, ए गैस से क्या बन रहा है, 2p गैस बन रही है भैया, और 2p गैस जो बन रही है, द इनिशियल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज द इनिशियल प्रेशर ऑफ Pi, द टोटल प्रेशर इज Pt, द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। अरे भैया बहुत कराए थे हमने क्लास में आपको इस टाइप के क्वेश्चन, और पूछा था इसका रेट कांस्टेंट क्या होगा, तो t बराबर 0 पे भैया ये तो होगी Pi और ये होगी 0, और Pt यानी जैसे हम t बराबर t डैश करते हैं, t डैश बराबर t टाइम करते हैं भैया, Pi में से x जाएगा और ये कितना बनेगा, 2x बनेगा। अगर मैं बात करूं t टाइम पर टोटल प्रेशर, तो आप कहोगे सर Pi माइनस x प्लस 2x, सबको पता है, तुम्हें भी पता है। ठीक है, क्या बचेगा, Pt बराबर Pi प्लस x, x की वैल्यू आप निकाल दो, x की वैल्यू हो जाएगी बच्चों Pt माइनस
पी आई, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है वो ये होती है हमारे पास वैल्यू, ये तो आर नोट आई है, अब ठीक है, इसे हम मान सकते हैं पी ए, ठीक है, तो ये पी ए, ठीक है, तो पी ए निकाल लेते हैं बच्चों। पी ए बराबर होगा पी आई माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू होती है बच्चों पी टी माइनस पी आई। जैसे आप इसे सॉल्व करोगे, ठीक है, तो क्या आएगा, ये आएगा पी आई माइनस पी टी और माइनस माइनस प्लस पी आई, ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी बन जाएगी। और जैसे ये वैल्यू बनेगी तो ये आएगी बच्चों पी ए बराबर 2 पी आई माइनस पी टी। अब आप लगा दो, के टी बराबर फॉर्मूला होता है के टी बराबर 2.303 log 10 बेस, ठीक है, पी आई अपॉन पी ए, वैल्यू आप लगा दो, ये फॉर्मूला आ जाता। के टी बराबर 2.23 log 10 बेस पी आई अपॉन पी ए की वैल्यू आपको दी है 2 पी आई माइनस पी टी। तो ये था हमारे पास फॉर्मूला जिससे आप आसानी से कर सकते थे, काफ़ी इजी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते थे। ऑप्शन जो भी था वो आप आंसर लगा सकते हो। क्या है, के बराबर 1/t और दे दिया है, थोड़ा सा चूना और लगा दिया है, और करके हम इसे ऐसे भी लिख सकते थे 1/t और ln में ही रखा है ln पी आई अपॉन 2 पी आई माइनस पी टी। अगर ln में था तो आपका ये आंसर था, अगर आपका log 10 में था तो आपका आंसर ये था। अब आप पेपर दे के आए हो, आप डिसाइड करो कौन सा आंसर था, ठीक है, वही आंसर था। तो बच्चों ये थे हमारे पास कुल 24 या 26 क्वेश्चन थे, ठीक है, वो मैंने आपको करके दिखा दिए, सॉल्यूशन बता दिया, डिटेल्ड सॉल्यूशन बता दिया। अब जो बच्चे हैं जो जिनका एक शिफ्ट रह गया है 1 तारीख को, ठीक है, वो बच्चे जरूर जो पेपर हैं हुए हैं जो पिछले शिफ्ट हुई है वो जरूर देख के जाएं, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ के जाएं, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ें। इनऑर्गेनिक के लिए तो मैं स्पेशल कहूंगा कि आप एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ें और इंटेक्स क्वेश्चन जरूर करके जाएं, क्योंकि कई जो आपकी शिफ्ट हुई है उस पर इंटेक्स क्वेश्चन या एग्जाम्पल आए, तो आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाएं, ठीक है। जिन बच्चों का शिफ्ट नहीं हुआ उनके लिए ऑल द बेस्ट बच्चों, फोड़ देना। केमिस्ट्री देखो, केमिस्ट्री तो आपके आंसू पूछेगी, फिजिक्स और मैथ थोड़ी सी रुलाती है बच्चों, ठीक है, कुछ नहीं है, आप केमिस्ट्री पढ़ो, आराम से टिक करके आओ, पूरे में से पूरे अच्छे नंबर लाओ, ठीक है। थैंक यू।